अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी है के साथ मैं आपकी होस्ट मुबशरा हफीज़ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के ऊपर यानी गॉल स्टोन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई थिंक हम चलते हैं डॉक्टर वकास की तरफ और उनसे पित्ते की पथरी के ऊपर रहनुमाई लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि गॉल स्टोन्स क्या होते हैं और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिएगा मुझे। सबसे पहले तो गॉल स्टोन से पहले पता चले कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। पित्ता बेसिकली पित्ता एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि लिवर की निचली सतह पे लगा होता है। इसका मकसद ये है कि इसमें जो बाइल लिवर में प्रोड्यूस होती है वो इसमें आके स्टोर होती है और बवक्त ज़रूरत ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे जो बाइल है वो छोटी आंत में जाती है ताकि खाने को डाइजेस्ट किया जा सके। पित्ते की पथरी की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। यूजली जो पित्ते की पथरी होती है वो रेत की ज़रात से लेकर तो बड़े गोल्फ बॉल की साइज़ के बराबर भी जा सकती है। कुछ में सिंगल स्टोन होता है, कुछ में मल्टीपल स्टोन्स भी हो सकते हैं और इसकी वजह से कई लोगों को तकलीफ़ होती है, कुछ को नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, क्या ऐसी अलामात और क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जबकि हमें पता चलता है कि पित्ते का प्रॉब्लम है? यूजली जब कोई हमारे पास प्रेजेंट करता है हमारे क्लिनिक पे या इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है तो यूजली उनको राइट साइड पे पेट के ऊपरी हिस्से पे दर्द होता है। वो दर्द जो है वो पीछे कमर की तरफ भी जा सकता है, राइट शोल्डर को रेडिएट कर सकता है। इसके अलावा बुखार हो सकता है और दर्द की शिद्दत माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकती है। इसके अलावा अगर ये पथरी स्लिप करके जिगर की नाली में चली जाए तो इससे यरकान हो सकता है और कुछ सूरतों में इसके साथ पैंक्रेटाइटिस यानी कि लबलबे की सोजिश भी हो सकती है। अच्छा, मुझे बताइए पेन किस इंटेंसिटी का होता है जब हमें डॉक्टर के पास जाना रुजू करना चाहिए? बेसिकली पेन जो है वो पेट के दरमियान वाले हिस्से में राइट साइड पे हो सकता है, माइल्ड से मॉडरेट भी हो सकता है। जब इस तरह की सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाएं कि खाने के बाद आपको बदहज़मी की शिकायत हो रही है या आपको दर्द हो रही है या अगर बहुत शदीद दर्द है जो कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो नेचुरली आपको किसी डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। यूजुअली लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो कहते हैं गैस्ट्राइटिस हो गया या स्टमक का पेन हो रहा है। जी बिल्कुल, होता यही है कि अक्सर ये जो लोग गॉल स्टोन्स के साथ होते हैं ये कई अरसे से, कई महीनों से, बल्कि कई सालों से ये इन्हीं सिम्टम्स के साथ आ रहे होते हैं या इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं या ये सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं। कोई ऐसी दवाई खा ली जिससे आपका गैस्ट्राइटिस या जो मैदे की जलन है वो ख़त्म हो गई और जब जाके पेन ज़्यादा हो जाता है तो फिर कहीं अल्ट्रासाउंड की बात आती है तो फिर उस पर ये तशख़ीस हो जाती है। तो क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि पथरी बन जाती है पित्ते में? पथरी बनने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जैसे कि अगर हम फ़ैट डाइट ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारी लिवर जो है वो एक कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा मकदार में जो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारी जो बाइल है उसको अगर वो पूरी तरह से वो नहीं कर सकती तो उसकी वजह से वहाँ पे डिपोजिशन होती है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें लोगों को ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें उनके ब्लड बहुत ज़्यादा टूटता है, उसकी वजह से कुछ पिगमेंट्स होते हैं उस जो स्टोन की फॉर्मेशन कर देते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं इस पित्ते की पथरी की भी? डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो जो आप जो उनका कंटेंट है वो उससे जो बने, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, बिलिरुबिन स्टोन्स होते हैं, लेकिन स्टोन किसी भी सूरत में हो उसका जो इलाज है वो एक ही होता है। तो इसको कैसे, अगर हम लोग इनिशियली कोई पेन हो रहा है किसी बंदे को पित्ते का, तो क्या उसको रिड्यूस किया जा सकता है या डायरेक्टली सर्जरीज़ की तरफ जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पहले उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसको फिज़िकली देखना है और आपने देखना है कि वो प्रॉब्लम क्या हो रही है। दर्द यूजली जो पित्ते की पथरी का होता है वो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक भी रह सकता है और वो क्यों होता है कि पथरी है जो पित्ते की नेक में जाके फंस जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे सीवियर पेन हो सकता है और उसकी वजह से फ़ीवर भी हो सकता है और अगर पथरी ज़्यादा देर उसमें स्टक रहेगी तो उसमें पीप बनने का ख़दशा भी होता है। और इसी तरह से अगर जो पथरी है वो स्लिप करके नीचे नाली में चली गई है तो उससे यरकान हो सकता है। अच्छा, ये स्लिप भी करती है, ट्रैवल भी जी होता बिल्कुल। है। तो हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि स्मॉल स्टोन्स बिग ट्रबल और बिग स्टोन स्मॉल ट्रबल, ठीक है। अगर छोटे स्टोन्स हैं तो वो इजीली नाली से क्रॉस कर सकते हैं तो और ये फर्दर जो सिम्टम्स हैं इसके वो कॉज कर सकते हैं। तो कैसे इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है कि ये वाकई में पित्ते की पथरी है? यूजली जो सबसे जो अच्छा जो टेस्ट है जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड पे पित्ते की पथरी नज़र आ जाती है, हमें
पित्ते की वॉल की थिकनेस पता चल जाती है, उसका वॉल्यूम पता चल जाता है और जिगर की नालियों का और जो बाकी उनके डायमीटर्स का भी पता चल जाता है। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये पित्ते की पथरी है और इसने क्या प्रॉब्लम्स कॉज की हैं। इसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड पे पता नहीं चलता तो हम मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं, जैसे कि सीटी स्कैन कराया जा सकता है। इसके अलावा MRCP होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पित्ते की नालियों में कोई तंगी, सोजिश, कोई स्टोन, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, जिसको फिर हम पिक कर लेते हैं। और अगर उसमें कोई बीमारी निकल आए तो इससे अलावा एक चीज़ है जिसको हम ERCP कहते हैं, वो एक एंडोस्कोपी के थ्रू हम जाके उस नाली को देख भी लेते हैं और उसमें अगर कोई कचरा या स्टोन या उस तरह की कोई चीज़ है तो उसको भी क्लियर किया जा सकता है ऑपरेशन से पहले। जी, तो मुझे बताइएगा कि क्या आप जब ये अल्ट्रासाउंड भी प्रेस्क्राइब करते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो उसमें पेशेंट को फास्टिंग में मतलब बिल्कुल खाली पेट जाके कराना जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है मुझसे, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि लोग जाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, उस पर कभी कभार स्टोन्स नज़र नहीं आता, क्लियर नहीं होता। क्यों कि जब आप फास्टिंग में नहीं है तो गॉल ब्लैडर सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जब आप फास्टिंग करते हैं 8 से 10 घंटे की, तो उससे ये होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल इकट्ठा हो जाता है, वो डिस्टेंड हो जाता है, तो उसमें चीज़ों को देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जब भी अल्ट्रासाउंड करवाएं वो प्रॉपर फास्टिंग में होना चाहिए। अच्छा, मतलब पानी भी नहीं पिए? पानी पी सकते हैं, पानी खाना बेसिकली जो गॉल ब्लैडर है जब इसमें इंटेस्टाइन में फैटी फूड जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो अपने आप को एम्प्टी कर लेता है। तो आपने बेहतर है कोई फूड ना लें। डॉक्टर साहब, मेरा जहाँ तक अपना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने ये सुना हुआ है कि जो गॉल ब्लैडर है वो फैट्स को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो डेफिनेटली हर चीज़ की कोई ना कोई फंक्शनिंग होती है। तो आप मुझे ज़रा इस पे बताइएगा। बेसिकली जो गॉल ब्लैडर है इट्स अ स्टोरेज थिंग, ठीक है। ये सिर्फ स्टोर करता है, जो बाइल है वो लिवर में प्रोड्यूस हो रही है, इसमें आके स्टोर होती है और बवक्त ज़रूरत जब फैटी फूड इंटेस्टाइन में आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी मदद से फैट्स जो हैं वो उनको डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। डॉक्टर साहब, हम आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और डिस्कशन का सिलसिला हमारा जारी है। हम चलते हैं डॉक्टर वकास की तरफ और बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि गॉल ब्लैडर जो है वो फैट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है या क्या करता है, और ये लोगों की एक मिथ होती है कि जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो हमारा फैट अब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो बड़ी फैटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो इस पे ज़रा मुझे बताइएगा। गॉल ब्लैडर निकलने से फैटी फूड खाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो बाइल है वो प्रोड्यूस लिवर में हो रही है, तो नेचुरली जब वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाएगी तो खाना एब्जॉर्ब होगा। वो अगर किसी को मना किया जाता है फैटी फूड खाने से तो उसके अपने रिपरकशंस होते हैं कि आप अगर फैटी फूड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो नेचुरली आप की ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। तो दैट्स वाई हम उसमें थोड़ा सा उनको कहते हैं कि आप ख्याल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, रेशो क्या है, ख़वातीन में ये स्टोन ज़्यादा होते हैं या मेल में, मर्द हजरात? रिस्क फैक्टर्स जो गॉल स्टोन्स के हैं वो अगर देखा जाए तो उसमें फ़ीमेल एज अबव 40, अगर ओबेसिटी या ओवरवेट है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि कोई काम का जो ऐसा है कि ऑफिस वर्क है, आप बैठ के सारा दिन काम करते हैं, आपकी वर्जिश कोई ऐसी वॉक वगैरह नहीं है, फिर आप हाई फैट कंटेंट यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जैसे फैटी फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ख़वातीन को अक्सर गॉल स्टोन्स हो जाते हैं। कुछ फैमिली हिस्ट्री जिनकी होती है कि फैमिली में अगर किसी को गॉल स्टोन्स हैं तो आगे बाकी लोगों को भी गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। मतलब जी बिल्कुल जी, फैमिली हिस्ट्री का बहुत इसमें रोल है। इसके अलावा आपकी जो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आप मेडिकेशंस लेते हैं उनसे गॉल स्टोन्स बन सकते हैं, और लिवर डिजीज़ कुछ होती हैं जिनमें गॉल स्टोन्स बनने का खदशा होता है। इसके अलावा कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी गॉल स्टोन्स बनते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई जॉन्डिस के साथ पेशेंट आता है और वो कंप्लेंट कर रहा होता है इसी गॉल ब्लैडर पेन के ऊपर ना, तो फिर आप उसको कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे उसको ट्रीट करेंगे? देखिए, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उनकी फ़िज़िकल हिस्ट्री एंड फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं कि हम उनसे जी बिल्कुल उनसे बात करते हैं, फिर हम अपना एग्जामिनेशन करते हैं। उस पे हमें हमारा जो क्लिनिकल एक इम्प्रेशन होता है कि जी इस पेशेंट को ये हो सकता है, उसकी बेस पे हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन में आती है कि हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और लिवर फंक्शन टेस्ट,
ठीक है। इसके अलावा हम एमएलएज और लाइपेज जो पैंक्रेटाइटिस को रूल आउट करने के लिए करते हैं, इन टेस्ट की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। अगर तो बिलिरुबिन जो कि एलएफटी का एक हिस्सा है वो अगर ज़्यादा है तो उसमें फिर हम दो तरह के टेस्ट करवा सकते हैं। या तो हम एमआरसीपी करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि जिगर की जो नालियाँ हैं उनमें वो सूजी भी तो नहीं है, उनमें कोई रुकावट तो नहीं है, उनमें कोई पथरी तो नहीं स्लिप होके आई, तो उस पर पता चल जाता है। अगर तो कोई पथरी है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम इनकी ईआरसीपी करते हैं। ईआरसीपी एक इस तरह का टेस्ट है कि जैसा एंडोस्कोपी होती है, उससे हम छोटी आंत के ज़रिए जाकर और जिगर की जो नालियाँ हैं उनको जाके विजुलाइज़ करते हैं और वहाँ पे जो अगर कोई स्टोन है तो उसको निकाला भी जा सकता है। तो अब इस टेस्ट को कहते हैं कि ये डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी है, यानी कि ये हम डायग्नोसिस भी कर रहे हैं और इससे इलाज भी कर रहे हैं। रही बात पित्ते की पथरी की, तो इसके फ़ौरन बाद पित्ते के ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो एक बार पथरी ने रास्ता देख लिया है तो अब वो बार बार जो बाकी पथरियाँ हैं वो स्लिप होकर नीचे आ सकती हैं और दोबारा से यरकान कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पथरी होती है इसकी रूट्स भी होती हैं क्या? ये मतलब कंटिन्यू होती रहती है या एक ही पथरी जो है वो आपके पीछे में स्टक कर जाती है? इसमें डिपेंड करता है। कुछ लोगों में एक पथरी होती है जिसको हम सिंगल कहते हैं, कुछ में मल्टीपल हो सकती हैं, कुछ में जो है वो स्मॉल साइज़ की होती हैं, कुछ में लार्ज साइज़ की हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसकी कोई वजह नहीं पता कि एक क्यों बनती है और मल्टीपल क्यों बनती हैं। So how can one reduce the risk of gallstones? गॉलस्टोन्स का रिस्क रिड्यूस करने से उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो क्रैश डाइटिंग मत करें। और अपना जो आपने एक रेशो रखनी है कि आपने 0.5 to 1 kg एक वीक्स में, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि अगर आप जितना फास्ट रिड्यूस करते हैं उससे गॉलस्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो ओबेसिटी है, आप अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा आप ओबीस हो रहे हैं, आप ओवरवेट होते जा रहे हैं, तो उससे भी पथरी बनने के खदशात होते हैं। और आपकी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपको एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो ये काफ़ी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। आप जो कुछ खा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो क्या आप ट्रीटमेंट क्या प्लान करते हैं पेशेंट्स के लिए? एक बार अगर गॉलस्टोन्स डायग्नोज हो गए हैं तो अब गॉलस्टोन्स भी दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक साइलेंट स्टोन्स होते हैं, एक जो कि सिम्टम्स दे रहे होते हैं। साइलेंट स्टोन्स वो हैं जो कि एक शख्स को काफ़ी अरसे से दर्द हो रही है, कभी उसको किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड हुआ है और उस पर उन्होंने बताया कि जी इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन उनको सिम्टम्स कोई नहीं थे, तो ये साइलेंट स्टोन्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो लोग सिम्टम के साथ आते हैं, उनको जो मैंने पहले आपसे डिस्कशन की है कि जो सिम्टम्स अगर उनको मौजूद हैं, उस सूरत में अगर अल्ट्रासाउंड पे अगर स्टोन्स आ जाते हैं तो फिर हम उनको एक ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है आजकल पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होता है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, यानी कि कैमरे की मदद से हम पित्ते का ऑपरेशन करते हैं और इसमें पित्ते और पथरी दोनों को निकाला जाता है। जी डॉक्टर साहब, किस ऐसी स्टेज पे आप लोग सर्जरीज प्रेस्क्राइब करते हैं? जब भी पेशेंट को सिम्टम्स आ गए हैं और वो सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं कि महीने में 2 बार हो रहे हैं, 3 बार हो रहे हैं, या हर महीने में हो रहे हैं, या जब भी वो कोई फैटी फूड कंज्यूम करते हैं, किसी दावत पे जाते हैं और वो इस दर्द के साथ वापस या तो हस्पताल पहुंचते हैं या किसी क्लिनिक पे पहुंचते हैं, तो इसका मतलब है कि इनके गॉल स्टोन्स अब सिम्टोमेटिक हो गए हैं, तो दे नीड सर्जरी। अगर हम सर्जरी अवॉइड करते हैं या हम ऑफ़र नहीं करते तो उससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होने का ख़तरा होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से जब पित्ते के अंदर पथरी हो जाए तो आई थिंक बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि उसको रिमूव किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि उसके रूट्स का भी कुछ पता नहीं है कि वो मल्टीपल देखें, बात ये कि अगर स्टोन एक है या मल्टीपल है, इट डजंट मैटर, ठीक है। इलाज एक है, उसका ऑपरेशन करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़ा स्टोन है, छोटा स्टोन है, या मल्टीपल स्टोन है या सिंगल स्टोन है। हाँ, छोटे स्टोन्स का मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि उनके स्लिप होने का, नाली में आने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो हम इसलिए उन लोगों को ज़्यादा कहते हैं कि आप जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लें। तो ऑपरेशन के लिए आप किस तरह का एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को? ऑपरेशन के लिए ऑब्वियसली जनरल एनेस्थीसिया होता है, मुकम्मल बेहोशी देनी पड़ती है और उसमें ऑपरेशन किया जाता है। 20 से 25 मिनट का ऑपरेशन है और ऑपरेशन के फ़ौरन बाद होश में आ जाता है पेशेंट, लेकिन उसको रिकवरी में 45 मिनट से 1 आवर रखा जाता है ताकि बेहोशी के जो असरात हैं वो दूर हो जाएं। उसके बाद कमरे में या वार्ड में जहाँ भी वो हैं शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, सर्जरी से पहले आप क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो पेशेंट को देते हैं, प्रिकॉशंस के, मतलब प्री सर्जरी आपको ये सब कुछ करके आना है?
प्री ऑप सर्जरी में एक तो फास्टिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरनाइट हम फास्ट रखते हैं, तकरीबन 6 से 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, मुकम्मल बेहोशी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा सर्टन टेस्ट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे LFTs होता है, हमें हीमोग्लोबिन का पता होना चाहिए, और जो अगर कोई 40 से अबव हैं तो उनकी एक चेस्ट एक्सरे, ECG, जो हमारे जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ज़रूरी हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल रेंज में आती हैं तो फिर हम ऑपरेशन करते हैं। एक और मैं बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें तो शुगर है, डायबिटीज़ है, इसमें तो हमने ऑपरेशन नहीं कराना, हील नहीं होगा या इन्फेक्शन हो जाएगी। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हमारे पास कोई डायबिटिक पेशेंट आ जाता है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि वो ऑपरेशन करें, क्योंकि अगर डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें जो सिम्टम्स हैं वो मास्क हो जाते हैं शुगर की वजह से। उनको पेन के सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें कम होती हैं, वो फीवर या ऐसे जो उनकी जो तबीयत ख़राब होती है उस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि इनको गॉल स्टोन्स हैं। तो उनमें इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि इनमें गॉल ब्लैडर में परफोरेशन हो सकती है, यानी कि वो फट सकता है और बाइल सारी लीक कर सकती है, जिसकी वजह से बिलरी पेरिटोनाइटिस या इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल सकती है। तो हम लोग अपने जो डायबिटिक्स होते हैं उनको लाजमी इस चीज़ का कहते हैं कि आप तो एज सून एज पॉसिबल ये सर्जरी करवा लें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग डिस्कशन के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि गॉल ब्लैडर का जो है वो फटने के कब चांसेस होते हैं, उसमें बॉडी के अंदर वो पॉइजन हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन स्टक हो जाता है, पर्टिकुलरली ये कंडीशन जो है वो डायबिटिक्स जो जिनको शुगर का मर्ज़ होता है उनमें होता है कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन स्टक हुआ है तो उसकी वजह से उसके अंदर जो मवाद है वो जमा हो रहा है, उसकी वजह से वो डिस्टेंड हो जाता है। जब एक चीज़ ओवर डिस्टेंड हो जाती है तो उसमें परफोरेशन हो जाती है, गैंग्रीन हो जाता है, जिसकी वजह से जो पथरी है और जो बाइल है वो पूरे पेरिटोनियल कैविटी यानी कि पेट के अंदर फैल जाती है। उसकी वजह से बिलरी पेरिटोनाइटिस होता है। ये एक डेंजरस कंडीशन है और इसके लिए फिर ऑपरेशन की फौरी ज़रूरत पड़ती है ताकि उसकी सफाई की जाए, गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाए ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो क्या ऐसा भी होता है कि इस फटने के साथ पेशेंट की डेथ हो जाए या कुछ इस तरह? देखें, ये तो आप जितना जल्दी इसको आप ऑपरेट करेंगे उतने ही चांसेस रिकवरी के बेहतर हो जाते हैं। मौत वाक़ई होने के चांसेस होते हैं लेकिन वो बहुत कम हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स तो बता दिए थे सर्जरी से पहले, अब मुझे बताइए कि सर्जरी के बाद आप क्या प्लान करते हैं? सर्जरी के बाद जब ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट को 4 से 6 घंटे तक कुछ नहीं दिया जाता, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उनको पेन किलर्स दिए जाते हैं इंजेक्शंस की फॉर्म में, और जब वो होश में आ जाते हैं तो फिर उनको क्लियर लिक्विड से हम शुरू कराते हैं, यानी कि ग्रीन टी, पानी, जो क्लियर जूसेस होते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उनको सॉफ्ट डाइट की तरफ लेकर जाते हैं। और कितने टाइम के लिए आप उनको हॉस्पिटल में रखते हैं? एक नाइट के लिए रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज सर्जरी हुई है तो आज की जो नाइट है वो पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और नेक्स्ट डे जो है वो ब्रेकफास्ट के बाद घर जा सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में होता ही है कि ये इसको एज अ डे केस सर्जरी किया जाता है, यानी कि पेशेंट सुबह ऑपरेट होता है और शाम को अपने घर चला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हमारी जो सोसाइटी में कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, तो पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करते हैं कि वो एक रात हॉस्पिटल में गुजार कर जाएँ। डॉक्टर साहब, कोई स्पेसिफिक एज होती है गॉल स्टोन्स बनने की या फिर इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है? किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि अबव 40 गॉल स्टोन्स बनते हैं, लेकिन अब हमारे एक्सपीरियंस में ये आया है कि बच्चों में भी, बिल्कुल बच्चों में भी हो रहा है, यंगस्टर्स में भी हो रहा है। और इसके पीछे शायद हम जो डाइट ले रहे हैं, जो हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, जो फैटी फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड में ज़्यादा हैं, शायद ये एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से अर्ली गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, सर्जरी के बाद आप क्या डाइट प्लान प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को? कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है पेशेंट्स के लिए? कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान तो नहीं होता। हमारे यहाँ इशू ये है कि सर्जन से ज़्यादा जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त अहबाब होते हैं, वो पेशेंट को बता रहे होते हैं ये खाना है, ये नहीं खाना, या इतना वॉक करनी है, इतनी नहीं करनी, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना। तो हमारी तरफ से सर्जरी के बाद हम पेशेंट को घर भेजते हैं तो वो एक दिन सॉफ्ट डाइट, अगले दिन रेगुलर खाना, और हमारी तरफ से कोई चलने फिरने पे पाबंदी नहीं। ये मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात कर रहा हूँ। वो अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल
कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो जो पेन किलर्स जो उनको प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो लेते रहें तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं। और कितने अरसे के बाद पेशेंट आपको फॉलो अप करे? डिस्चार्ज के 1 हफ़्ते बाद हम फॉलो अप के लिए बुलाते हैं। उसमें हम जो पेशेंट के जो वुंड्स हैं उनको एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर है उसको हम निकाल के लेबॉर्ट्री भेजते हैं जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट होती है ताकि हमें पता चले इसमें इन्फ्लेमेशन थी या खुदा न खास्ता कोई कैंसर तो नहीं था। लेस दैन 1% चांसेस होते हैं कि उसमें कोई ऐसा कैंसर इंसिडेंटल कैंसर निकल आए। तो सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं? सर्जरी के बाद कुछ चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि एनेस्थीसिया से रिलेटेड निमोनिया हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है। इसके अलावा वो एक नॉर्मल सी बात है, वो तो पेन अगर होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, अगर आप पेन फ्री रखते हैं तो नहीं। जो सर्जरी की स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ उसमें ये 2 चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कुछ लोगों में बाद में कुछ अगर खुदा न खास्ता सर्जरी के दौरान कोई इंजरी हो गई है उसमें उनको सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ वो प्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के दौरान मल्टीपल स्टोन्स हैं, पित्ता भरा हुआ है स्टोन्स के साथ, कोई एक आध स्टोन नीचे स्लिप करके चला जाता है, वो नेकेड आई पर नज़र नहीं आता, तो बाद में वो पेशेंट्स इस तरह से सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनमें हम ये करते हैं कि फ़ौरन एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, LFT करते हैं जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, उस पर हमें आइडिया हो जाता है कि ये क्या रीज़न है इसकी, तो उसके मुताबिक वो इलाज करते हैं। प्रोसीजर होता है तकरीबन 20 से 25 मिनट का एवरेज टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्ट केस है तो उसमें 1.5 घंटा 2 घंटे टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। टाइम डजेंट मैटर, कि सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि पेशेंट की सेफ्टी अगर है तो उसमें अगर आप स्लोली कर रहे हैं, एहतियात से कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि कितना टाइम लगता है। और क्या ऐसे टिप्स होते हैं जो आफ्टर सर्जरी आप पेशेंट्स को देते हैं कि क्या उनको ये करना चाहिए, जिस तरह से अगर वो फुट स्टेप्स भी ले रहे हैं आफ्टर सर्जरी, आप कह रहे हैं कि 1 दिन के रेस्ट के बाद वो चलना फिरना भी शुरू कर सकते हैं? लेकिन लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है इसकी खूबसूरती यही है कि अर्ली टू वर्क, कि हम इसीलिए लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में जाके जल्दी से जो है वो सेटल हो जाएं, वो प्रोलॉन्ग रेस्ट ना हो। इसकी अगर आप देखें कि अगर ओपन सर्जरी हो रही है उसमें बड़ा कट लगेगा, पेन ज़्यादा होगी, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर जब आप चलते हैं, सांस लेते हैं, अपने थोड़े बहुत काम करते हैं तो उसमें पेन ज़्यादा होती है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ये फ़ायदा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा आज आपकी डिस्कशन से। और इंशाल्लाह नाज़रीन हम लोग मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए एपिसोड के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे। आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज़ या मज़ीद कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस आपके स्क्रीन्स पे चल रहा होगा, आप हमें ज़रूर अपने ईमेल से आगाह करें। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।